हेलो स्टूडेंट्स, अचीवर्स पॉइंट स्टडी चैनल से मैं विष्णु बेनीवाल एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। अब से पहले थीम 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स के 3 वीडियो हम जारी कर चुके हैं और ये चौथा वीडियो आज हम लेकर आए हैं। इसके अंदर भी हम इसी चैप्टर के डिफरेंट टॉपिक स्टडी करेंगे और इस चैप्टर के अंदर इन टॉपिक्स को हम पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अचीवर्स पॉइंट के स्टडी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसके ऊपर अपलोड किए जाने वाले वीडियो से पूरा फ़ायदा उठाने का मौका मिले। फिर भी अगर कोई आपको किसी तरह का कोई डाउट संदेह रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर प्लीज़ अपना एक कमेंट ज़रूर छोड़ें ताकि आपके जो प्रॉब्लम है उसकी सॉल्यूशन प्रोवाइड की जा सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं डेली रूटीन और फेस्टिवल मुग़ल कोर्ट के अंदर जो फॉलो किए जाते थे वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये किस चीज़ का डेली रूटीन की बात हो रही है? ये डेली रूटीन की बात हो रही है कि किंग या एम्परर का डेली रूटीन किस तरह से होता था, वो अपने नए दिन की शुरुआत किस तरह से करता था और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ उसके बाद में आने वाले समय में करता था। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहीं से। तो जो सम्राट या राजा या एम्परर जो होता था वो सूर्य उदय के साथ अपनी पर्सनल रिलीजियस डिवोशन या प्रेयर यानी अपनी धार्मिक प्रार्थना करने से ये दिन स्टार्ट करता था और उसके बाद वो अपने महल की एक छोटी सी बालकनी में पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके वो बालकनी के अंदर खड़ा होता था और इस जो बालकनी या ये जो विंडो होती थी इसको झरोखा कहा जाता था। ठीक है। और नीचे जो लोग चाहे वो सोल्जर्स हैं, मर्चेंट्स, क्राफ्ट पर्सन, पीजेंट्स और वीमेन विद सिक चिल्ड्रन, वो सारे जो एम्परर के दर्शन के लिए वेट कर रहे होते थे उनके सामने वो अपने दर्शन जो है वो देता था। ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को जो है झरोखा दर्शन बोलते थे। ठीक है। यानी झरोखा यानी ये खिड़की में से अपना दर्शन देना, यानी जिस तरह से आजकल आप देखते हैं लोगों के मन के अंदर जो है, किंग्स तो आजकल होते नहीं हैं, इसलिए आप एग्जांपल लेते हैं बॉलीवुड स्टार्स का। ठीक है। कि लोग अपने बॉलीवुड स्टार्स को देखने के लिए उनके घरों के सामने सुबह सुबह भीड़ इकट्ठा हो जाती है और ये हीरो हीरोइंस ये अपनी बालकनी में आकर उनके सामने उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं और उन्हें अपना दर्शन देते हैं। तो एक तरह से इसी तरह से ये सिस्टम था। ठीक है। कि वो झरोखे यानी खिड़की के अंदर आकर लोगों को अपने दर्शन देता था, अपने आप का वहाँ पर प्रेजेंट करता था ताकि वो उन्हें देख सके। ठीक है। और ये पूरी प्रथा जो है जो मुग़ल बादशाह अकबर था उसने शुरू करी थी और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि लोगों के अंदर इम्पीरियल अथॉरिटी की स्वीकार्यता जो है उसको और ज़्यादा ब्रॉड करना, बढ़ाना। ठीक है। कि एक पॉपुलर फेथ के एक हिस्से के रूप में, एक प्रसिद्ध विश्वास के एक हिस्से के रूप में जो इम्पीरियल अथॉरिटी है उसकी स्वीकार्यता को और ज़्यादा ब्रॉड करना। ठीक है। और झरोखे के अंदर राजा तकरीबन 1 घंटा रुकता था। उसके बाद में वो यहाँ से सीधा पब्लिक हॉल के अंदर जाता था जिसको दीवाने आम के नाम से जाना जाता था और वहाँ पर वो अपने सरकार की कुछ प्राइमरी बिजनेस या प्राइमरी एक्टिविटीज़ वहाँ पर की जाती थी। स्टेट ऑफिशियल्स जो है वहाँ पर अपने रिपोर्ट और अपनी रिक्वेस्ट जो है राजा के सामने वहाँ प्रेजेंट करते थे। यानी कि स्टेट के अलग अलग हिस्सों से जो रिपोर्ट्स उनके पास आती थी या अलग अलग हिस्सों के लिए क्या रिक्वेस्ट करनी है, किन चीज़ों की डिमांड करनी है, वो सारी यहाँ पर की जाती थी। और उसके बाद राजा दीवाने आम के अंदर तकरीबन 2 घंटे गुजारता था और यहाँ से राजा जो है दीवाने खास के अंदर पहुँचता था। और दीवाने खास जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है कि ये दरबार का एक खास मतलब सेटिंग होती थी जहाँ पर कॉन्फिडेंशियल मैटर्स जो है वो डिस्कस किए जाते थे प्राइवेट ऑडियंस के साथ। ठीक है। यानी कि कुछ उनके निजी लोग वहाँ पर होते थे जिनके साथ कुछ कॉन्फिडेंशियल मैटर या ऐसे मैटर जिनको लोगों के सामने रिवील ना किया जा सके उन मैटर को डिस्कस किया जाता था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो स्टेट के बड़े मिनिस्टर्स होते थे, ठीक है, वो अपनी अपनी प्रार्थनाएं उनके सामने वहाँ पर रखते थे और इसके साथ साथ टैक्स ऑफिशियल जो होते थे दीवाने खास के अंदर अपने अकाउंट जो है राजा के सामने प्रेजेंट करते थे।
ठीक है। और कई बार ओकेजनली कई बार एम्परर जो है वहाँ पर जो प्रसिद्ध आर्टिस्ट होते थे उनके पेंटिंग्स वगैरह देखते थे, और इसके साथ साथ आर्किटेक्ट्स के बिल्डिंग प्लान्स भी यहाँ पर यानी नक्शे वगैरह जो है राजा मंजूर करते थे, देखते थे। ठीक है। और जो स्पेशल ओकेजन जो होते थे मुग़ल कोर्ट के अंदर या मुग़ल दरबार के अंदर, ठीक है, जैसे राजा जिस समय सिंहासन पर बैठा था उसकी एनिवर्सरी है, ठीक है, यानी राजगद्दी पर बैठने की एनिवर्सरी हो, ईद हो या शब बारात या होली जैसे कुछ त्यौहार हो, ठीक है, तो वो भी मुग़ल साम्राज्य के अंदर मनाए जाते थे। और इन अवसरों पर मुग़ल कोर्ट जो है वो देखने लायक होता था, एक तरह से सजीव हो जाता था। ठीक है। और इस दरबार के या मुग़ल महल की जो कलरफुल और कैप्टिवेटिंग यानी अपनी तरफ आकर्षित करने वाले सीन देखकर लोग जो है मुग़ल बादशाह की अथॉरिटी को देखकर भौंचक्के रह जाते थे। ठीक है। और उसके बाद आगे हम देखेंगे कि मुग़ल रूलर जो है वो साल में 3 फेस्टिवल्स ख़ास तौर पर वो मनाते थे। पहला तो मुग़ल बादशाह का अपना सोलर और लूनार बर्थडे, यानी जैसे सोलर सिस्टम को फॉलो करते हुए हमारा ये जो मॉडर्न कैलेंडर आजकल हम फॉलो करते हैं, और जो मुस्लिम लोगों का जो हिजरी संवत है, मुस्लिम कैलेंडर जिसे बोलते हैं, वो लूनार के ऊपर, लूनार सिस्टम के ऊपर जो है वो यानी धरती के चारों ओर चांद जो चक्कर लगाता है, ठीक है, उसके चांद के चक्कर के आधार पर जो है ये सारा सिस्टम होता है। ठीक है। तो लूनार और सोलर कैलेंडर के अनुसार जब राजा का बर्थडे आता था वो, उसके साथ साथ नौरोज़ क्या होता था, ईरानियन न्यू ईयर। ठीक है। यानी ईरान के अंदर नया जो ईयर बनाया जाता है उसको नौरोज़ मतलब नया रोज़ मतलब दिन। ठीक है। और ये कब होता था, वर्नल इक्विजन पर। ठीक है। वर्नल इक्विजन क्या होता है, जब स्प्रिंग सीजन के अंदर यानी बसंत ऋतु के अंदर दिन और रात बराबर होते हैं, उसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। ठीक है। तो ये 3 फेस्टिवल जो है मुग़ल बादशाह के द्वारा मनाए जाते थे, अपना सोलर बर्थडे, अपना लूनार बर्थडे और नौरोज़। ठीक है। इस अवसर पर राजा को जो है अलग अलग कमोडिटी से उनको तोला जाता था, खास करके उनके बर्थडे के ऊपर, और बाद में जिस भी कमोडिटी से उनको तोला जाता था वो दान के अंदर बांट दी जाती थी। ठीक है। तो ये सारा इनके मुग़ल बादशाह के डेली रूटीन और उनके फेस्टिवल हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है। आगे हम पढ़ेंगे टाइटल और गिफ्ट, अलग अलग टाइटल और गिफ्ट कैसे और किसे दिए जाते थे। ठीक है। मुग़ल बादशाह खुद भी बड़े बड़े शानदार टाइटल्स जो है वो अडॉप्ट करते थे, चाहे वो टाइम ऑफ कोरोनेशन यानी राज तिलक के समय हो या किसी भी दुश्मन के ऊपर जो उन्होंने जीत हासिल की थी उस मौके पर ये बड़े शानदार टाइटल जो है अपने नाम के साथ जोड़े जाते थे। ये टाइटल जो है बड़ी ही रीसाउंडिंग और रिदमिक वॉइस के अंदर, ठीक है, कि इतनी अच्छी साउंड के अंदर और रिदम के अंदर ये जो अनाउंसर्स होते थे ये ऑडियंस के सामने इनको अनाउंस किया जाता था। जैसे हम बोलते हैं ना, जिल्लाही मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर दरबार में पधार रहे हैं, ये क्या है, ये एक अनाउंसर होता है जो इसको अनाउंस करता है जब राजा दरबार के अंदर एंटर करता है। ठीक है। तो ये एक तरीका है, ये उसकी रिदम, इसकी साउंड जो है वो बड़ी मैटर करती है इन टाइटल्स को बोलने के अंदर। ये टाइटल्स जो है अक्सर रॉयल प्रोटोकॉल के अंडर जो मुग़ल कॉइन्स होते थे उनके ऊपर भी इंस्क्राइब करवाए जाते थे, खुदाए जाते थे। मुग़ल एम्परर जो है कुछ मैन ऑफ मेरिट यानी जो ऐसे इंसान वर्चूज़ के बेस पर, उनके इंसानों के गुणों के बेस पर ऐसे टाइटल, हाई टाइटल जो है वो ग्रांट भी करता था। ठीक है। और एक इंसान को दिया गया टाइटल उसके जो कोर्ट हिरार्की के अंदर वो जो राइज़ हो रहा है यानी उसका स्टेटस जो राइज़ हो रहा है उसको दर्शाता है ये। ठीक है। यानी कि एक इंसान, एक नॉर्मल दरबारी है जो काम कर रहा है, उसने अच्छा काम किया तो राजा ने उसे कुछ नया टाइटल दे दिया। इससे क्या है कि कोर्ट हिरार्की के अंदर उसका स्टेटस जो है वो राइज होता है, उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है। ठीक है। यानी उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसे ही जो टाइटल असफ़ खान है वो जो है हाईएस्ट रैंकिंग मिनिस्टर को दिया जाता था। ठीक है। अपने सबसे ऊंचे मिनिस्टर को जो है ये टाइटल असफ़ खान का दिया जाता था। ठीक है। और असफ़ खान का जो ओरिजिन है
वो असफ को जाता है, जो कि प्रॉफिट राजा था सुलेमान, उसका एक बहुत ही लेजेंडरी मिनिस्टर था असफ। उसके नाम पर ये टाइटल जो है ओरिजिनेट हुआ था, उसके नाम पर ये टाइटल रखा गया था। टाइटल ऑफ मिर्ज़ा राजा, ये औरंगजेब के द्वारा अपने 2 हाईएस्ट रैंकिंग नोबल जो थे जय सिंह और जसवंत सिंह, उनको दिया गया था। ठीक है। टाइटल कुड बी अर्नड और पेड फॉर, ठीक है, कि ये टाइटल कुछ ऐसे होते थे जिनको खरीदा भी जाता था या जिनके बदले में पैसा अदा किया जाता था। जैसे उदाहरण के तौर पर मीर खान ने अपने नाम को अमीर खान बनाने के लिए मीर खान के आगे लेटर ए जोड़ना चाहता था, और उसके लिए वो 1 लाख रुपए तक औरंगजेब को देने के लिए तैयार था। ठीक है। तो इस तरह से कहने का मतलब यह है कि ये टाइटल अपने नाम के साथ जोड़ना चाहता था ताकि उसका नाम मीर खान से आमिर खान बन जाए। ठीक है। तो इस तरह से वो ये टाइटल खरीदे भी जाते थे, बेचे भी जाते थे। ठीक है। खिल्लत, खिल्लत क्या होता था? राजा के द्वारा पहना गया कोई कपड़ा होता था, चोला होता था, रोब ऑफ ऑनर। ठीक है। और ये खिल्लत जो है अवार्ड के रूप में दिया जाता था। ठीक है। और ऐसा ही एक अवार्ड होता था सरापा। ठीक है। हेड टू फुट जो है कपड़ा दिया जाता था, जिसके अंदर क्या क्या शामिल होता था? एक ट्यूनिक, एक अंगरखा, एक पगड़ी और एक शैश यानी पटका। ये सारे मिलकर जो है सरापा कहा जाता है। ठीक है। तो ये कुछ अवार्ड है, यानी पहले टाइटल पढ़ रहे थे, अब अवार्ड पर आ गए। खिल्लत क्या होता है कि एक मुग़ल बादशाह ने कोई कपड़ा या उसका जो ऊपर का जो रौब है जो उसने कभी पहना है, ठीक है, उसको भी वो अवार्ड के रूप में देता था, जिसे खिल्लत कहा जाता है। ठीक है। और उसके साथ साथ एक और अवार्ड सरापा भी दिया जाता था, जिसके अंदर ट्यूनिक, टर्बन और शैश अवार्ड के रूप में दिए जाते थे। कई बार क्या है कि ज्वेल्ड ऑर्नामेंट भी गिफ्ट के रूप में एम्परर के द्वारा दिए जाते थे। जैसे हम सीरियल्स में या मूवी में देखते हैं कि जब कोई भी राजा को अगर आकर खुशखबरी देता है तो बदले में वो अपने गले से मोतियों का हार निकाल कर उसे बधाई के रूप में देता है। ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं कि एम्परर कुछ गिफ्ट कॉर्टियर्स के द्वारा भी लेता था। ठीक है। यानी जो दरबारी होते थे वो भी बादशाह को जो है वो गिफ्ट देते थे। ठीक है। कभी भी कोई भी दरबारी जब राजा से मिलने जाता था दरबार के अंदर, तो वो खाली हाथ नहीं जाता था। ठीक है। वो राजा को ए स्मॉल सम ऑफ मनी, थोड़ी सी मनी नज़र के रूप में, और एक बड़ा या फिर एक बड़ी धनराशि पेशकश के रूप में अदा करता था, गिफ्ट के रूप में। ठीक है। और ये गिफ्ट हमेशा ही डिप्लोमेटिक रिलेशन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। ठीक है। इनको रिस्पेक्ट और ऑनर के साइन के रूप में देखा जाता था। जिसको जितना बड़ा गिफ्ट दिया जाएगा उसका मान सम्मान उतना ही ज़्यादा समझा जाता था। ठीक है। और एम्बेसडर जब भी दूसरे अपनी कंपीटिंग पॉलिटिकल पावर्स होती थी, यानी अपने विरोधी या अपने कंपटीटर जो राजा होते थे या राइवल राजा होते थे, उनके साथ रिलेशनशिप डिसाइड करने के लिए या बातचीत करने के लिए, समझौता करने के लिए जब वो जाते थे, तो इसके अंदर खास करके एम्बेसडर जो होते थे वो अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते थे। तो खास करके इस यानी अपनी राइवल और कंपीटिंग पॉलिटिकल पावर के साथ नेगोशिएट करते समय या रिलेशनशिप बनाते समय गिफ्ट जो है वो एक वाइटल रोल जो है वो अदा करते थे, और इन परिस्थितियों के अंदर ऐसे रिलेशंस को वो डिटरमाइन करते थे, निश्चित करते थे। थॉमस रो एक इंग्लिश एम्बेसडर था, यानी कि थॉमस रो एक अंग्रेज़ राजदूत था। उसने सम्राट को सिंपली एक अंगूठी देकर गिफ्ट के रूप में दी थी, और सम्राट ने असफ खान को ये दी थी। ठीक है। और असफ खान ने इसको ये कहकर ठुकरा दिया था कि ये सिर्फ 400 रुपये का गिफ्ट है, इसलिए एक तरह से उसकी तौहीन है, और इस तरह से ये थॉमस रो जो है बड़ा निराश हो गया था। ठीक है। आगे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंपीरियल हाउस होल्ड। ठीक है, कि रॉयल हाउस होल्ड के अंदर, यानी कि जो राजघराना था उसके अंदर कौन कौन शामिल होते थे। ठीक है। तो जो सारे रॉयल हाउस होल्ड जहाँ रहता था उस जगह को कहा जाता था हरम। ठीक है। हरम यानी कि राजा के डोमेस्टिक वर्ल्ड को डिस्क्राइब करने के लिए इस वर्ड का यूज़ जो है मुग़ल क्रॉनिकल्स के अंदर किया गया था। ठीक है। और ये हरम जो है एक पारसी शब्द हरम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सैक्रेड प्लेस, पवित्र स्थान। ठीक है। मुग़ल हाउस होल्ड के अंदर कौन कौन होता था?
बादशाह की पत्नियाँ, उसकी रखैल, उसकी माता, उसकी सौतेली माता, फोस्टर मदर यानी उसको पालन पोषण करने वाली माता, बहनें, बेटियाँ, बहुएं, आंटी, चिल्ड्रन, ये सब, इसके साथ साथ फीमेल सर्वेंट और स्लेव सारे मिलजुल कर जो है हरम के अंदर रहते थे। ठीक है। और ख़ास करके इस समय में भी, मुग़ल डायनेस्टी के समय में भी जो किंग होते थे वो पॉलीगेमी की प्रैक्टिस करते थे। यानी कि पॉलीगेमी का मतलब होता है जब राजा एक से ज़्यादा शादियाँ करे। ठीक है। यानी मुग़ल बादशाहों की भी एक से ज़्यादा रानियाँ होती थी। ठीक है। और कहते हैं कि राजपूत और मुग़ल दोनों ही वंश मैरिज को जो है एक मजबूत रिलेशनशिप और अलायंस बनाने के लिए यूज़ करते थे। ठीक है। यानी कि मैरिज का जो रिश्ता है इसको मजबूत रिश्ता और मजबूत गठबंधन बनाने के लिए जो शादी का जो रिश्ता है इसको यूज़ करते थे। ठीक है। और मैरिज में अपनी बेटी को दान देने के अलावा गिफ्ट ऑफ टेरिटरी यानी कि एरिया का भी दान दिया जाता था। यानी दहेज के रूप में राजा जब किसी दूसरे राजा की बेटी से यानी प्रिंसेस से शादी करता था तो उसे दहेज में कुछ एरिया भी दिया जाता था। उसके बाद है कि जितने भी विद्वान हैं उनमें से बहुत से विद्वान ये ओपिनियन रखते हैं कि ऐसे मैट्रिमोनियल अलायंसेस के कारण ही, ऐसे वैवाहिक संबंधों और रिश्तेदारियों के कारण ही मुग़ल जो थे वो इतना बड़ा किनशिप का नेटवर्क यानी अपने भाई बंधुत्व का इतना बड़ा नेटवर्क जो है वो बनाने में सफल हो पाए थे। ठीक है। नेक्स्ट है वुमेन ऑफ द मुग़ल हाउस होल्ड कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है। कि जो मुग़ल हाउस होल्ड की जो औरतें थीं उनको 3 अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले हैं बेगम, दूसरी थी आगा जो कि रॉयल बर्थ से नहीं थी यानी कि किसी भी राजसी परिवार में उनका जन्म नहीं हुआ था, और तीसरी थी आगाछाज यानी कि कंक्यूबाइंस यानी रखैल। ठीक है। तो ये 3 टाइप की औरतें जो है मुग़ल हाउस होल्ड के अंदर होती थी। ठीक है। आगे देखिए इसके अंदर दिया है द वाइव्स कमिंग फ्रॉम रॉयल एंड एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज वर नोन एज बेगम। ठीक है। कि जो पत्नियां किसी दूसरे राजा के परिवार से या अरिस्टोक्रेटिक यानी उच्च वर्ग के परिवारों से बिलोंग करने वाली होती थी उनको बेगम कहा जाता था। ठीक है। और बेगम जो होती थी इनको मैरिज के समय यानी शादी के समय अपने हस्बैंड की तरफ से दहेज के अंदर एक बड़ी धनराशि और इसके साथ साथ कुछ कीमती चीज़ें भी इनको मिलती थी। यानी कि लेडीज़ को यानी जो भी राजकुमारी शादी करके आएगी उसे राजा दहेज में कुछ एक बड़ी धनराशि और कुछ कीमती चीज़ें जो है वो देगा। ठीक है। ये एक प्रथा थी। कंक्यूबाइंस जो होती थी उनका सबसे लोवेस्ट पोजीशन होती थी इन मुग़ल विमेंस के अंदर। ठीक है। और ख़ास करके आगा से भी ये निचले स्तर पर होती थी। ठीक है। कंक्यूबाइंस वर गिवन मंथली अलाउंसेज एंड गिफ्ट अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड। और ये जो अगाच्छा यानी अगाच्छा को ही कंक्यूबाइन बोला जाता है, ये जो अगाच्छा होती थी उनको जो है हर महीने कुछ गुजारा भत्ता और उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यानी कि जैसे तीनों रानियों में वो सबसे लोवेस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग सबसे लोवेस्ट टाइप का गिफ्ट इन्हें दिया जाता था। आगार और अगाच्छा यानी कि वो वाइफ जो रॉयल फैमिली से नहीं थी और कंक्यूबाइंस वे दोनों ही बेगम के स्टेटस तक पहुंच सकती थी अपने हस्बैंड की इच्छा से। ठीक है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए लव और मदरहुड जो है वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता था ऐसी औरतों का लीगली वेडेड वाइफ्स के बराबर स्टेटस एलिवेट करने में। ठीक है। तो इस तरह से ये आगा और अगाच्छा दोनों ही जो है अगर अच्छे से लव और मदरहुड किंग के जो प्रिंस और प्रिंसेस होती थी उनके साथ शो करती थी तो फिर उनका स्टेटस भी जो है बेगम के बराबर राजा जो है वो कर सकता था। राजा की इच्छा पर ये डिपेंड करता था। उसके बाद है वाइफ्स के अतिरिक्त बहुत से मेल और फीमेल स्लेव्स भी मुग़ल हाउस होल्ड के अंदर होते थे। ठीक है। और ये अपने स्किल, टैक्ट और इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग बहुत से डिफरेंट वर्क जो है इनके द्वारा किए जाते थे।
ठीक है। तो ये सारा मुग़ल हाउस होल्ड के बारे में हमने पढ़ा कि इसके अंदर कौन कौन होते थे। सारे हरम के अंदर रहते थे, राजा की बीवियां हैं, उनके बच्चे हैं, मदर है, स्टेप मदर है, फोस्टर मदर है, आंट अंकल, कुछ नौकर चाकर, सभी हरम के अंदर रहते थे, ठीक है। और इसके जो औरतें होती थी उनको मोटे मोटे तौर पर 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया जाता था, बेगम, आगा और अगाचाज, ठीक है। तो ये सारा हमने पढ़ा, ठीक है। तो दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये टॉपिक जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। उसके बावजूद भी अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपकी इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। तो दोस्तों एक बार इस चैनल से जुड़ने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपना प्रेम इस चैनल से इसी प्रकार बनाए रखेंगे।